नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच बहुप्रतिभा के धनी और विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराने वाले पेशे से वकील, नाट्य अभिनेता, निर्देशक, नाट्य शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट, लेखक, कवि एवं राजनीति से गहरा सरोकार रखने वाले श्री दीपक सिन्हा जी मौजूद हैं। आइए मिलते हैं दीपक सिन्हा जी से, सुनते हैं इनकी कहानी इनकी जुबानी। दीपक जी, हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके रंगमंची यात्रा के बारे में जानना चाहूँगी कि आप रंगमंच से कब जुड़े? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और हम आप सबों का खैर मकदम करते हैं कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे याद किया और डॉक्टर रोशन ने मुझे याद किया जी। और जहाँ तक बात है अपने रंगमंच की शुरुआत की, तो बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा है कि कब से मैंने इसकी शुरुआत की। मुझे लगता है कि लगभग 80 का दशक हुआ होगा जी। और 80 के दशक में मैं 8 या 9 का स्टूडेंट था और स्टेशन रोड में लहरी धर्मशाला, वहाँ पे उस दौर का नुक्कड़ नाटक हो रहा था जिसमें कि गुरु शरण सिंह का नाटक हो रहा था, फिर सफदर हाशमी का नाटक हो रहा था और मैं उस समय जुड़ा था जी। और एक नाटक था जंगीराम की हवेली, तो उसमें मैं जुड़ा था, नुक्कड़ नाटक कर रहा था। फिर उसके पहले मेरे गांव में मेरे दादाजी जो कि बहुत अच्छे चिकित्सक थे, डॉक्टर सिंहेश्वर प्रसाद जी। वो सिंहेश्वर नाट्य कला परिषद उनके नाम से, मेरा गांव बचेरिया बयापुर बेगूसराय मंझौल के पास है, तो वहाँ मैंने उसकी शुरुआत की, तो वहाँ मैं नाटक कर रहा था। तो एक वहाँ से जब मैं चला तो नाटक करते करते फिर बीच की अवधि में फिर रंगमंच से उतना लगाव नहीं हो के शिक्षण कार्य में मैं जुड़ गया जी। और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो फिर अवधेश जी हमारे, जिनको मैं गुरुदेव मानता हूँ, तो अवधेश जी ने कहा, लगभग वो दौर होगा 85 और 90 के बीच का दौर था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये लड़का तुम आओ और क्या कर रहे हो यहाँ स्टेशन रोड में, क्या करते हो बताया। उन्होंने कहा कि भाई अभी बीए में पढ़ रहा हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आ जाओ तुम, कबीरा खरा बाजार में हम कर रहे हैं। वाह। तो कबीरा खरा बाजार में जो भीष्म साहनी का नाटक, चर्चित नाटक था, तो मुझे बुलाया गया और मैं उस समय दिनकर हॉल में आया। लेकिन अफसोस हुआ ये कि कबीरा खरा बाजार की तैयारी हो नहीं पाई जी। और वो नाटक फिर रुक गया। फिर नाटक रुक गया तो इस तरीके से बात चलती रही। एक मुझे याद आ रहा है कि उसी दौर में स्टेशन रोड में एक नाटक हुआ था, आज़ादी नहीं गुलामी चाहिए जी। वो भागलपुर का स्क्रिप्ट था, वो आज़ादी नहीं गुलामी चाहिए। उस समय मैं 9th में पढ़ रहा था और उस समय एक पत्रिका, अखबार एक निकलता है अभी भी, सरजमी अखबार, उसमें हमारा नाम आया था कि एक बाल रंगमंच के कलाकार ने भोला का रोल, नौकर का रोल किया था। तो वो मुझे याद आया, रवि रंजन ने उसको लिखा था उस न्यूज़ को। तो फिर मैं छटपटा रहा था, मैं पूरा एकदम परेशान था। और बीच में कभी कभी डॉक्टर पी गुप्ता के घर पे मैं जाता था जी। जब स्टेशन रोड में ही वो नाटक हो रहा था, उस दौर में खुदाबंदपुर में एक थाना में, खुदाबंदपुर थाना में एक कम्युनिस्ट पार्टी के कोई नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी जी। और तब अनिल पतंग का एक नाटक हुआ था, अपना गांधी अपना देश। तो उस नाटक में बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि कैसे मुझे रोल मिला। तो वो नाटक हो रहा था, तो हरीश हमारा मित्र, वो कहा कि भाई तुम, और हम लोग गीत वगैरह जनवादी गीत गाते थे जी। अंजनी गाते थे, जनवादी गीत हम लोग गाते थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, रिफाइनरी टाउनशिप में वो नाटक हो रहा था। एक सीन था, उस समय तो पार्लियामेंट का सीन दिखाया जा रहा था, तब तो टीवी वगैरह कुछ था नहीं जी। एक निर्देशक की कल्पना थी, अनिल पतंग का नाटक लिखा हुआ, प्रकाश झा आए थे, वर्कशॉप किए थे फिल्मकार, और उनके वर्कशॉप में वो नाटक तैयार हुआ था, स्क्रिप्ट। तो उसकी प्रस्तुति हो रही थी और मेरा ये काम था कि मैं जहाँ भी प्रस्तुति होती थी तो मैं झाड़ू लेके मैं अपने जो नए साथी हैं मैं उनको बताऊँ कि मैं झाड़ू लेके वहाँ पर किसी दुकान वाले से मैं झाड़ू ले लेता था। और मेरा पहला काम था कि मैं झाड़ू लेकर उसको साफ करता था, फिर पानी उसको छीट देता था, तब वहाँ धुनी जमती थी जी। और उसके बाद फिर गीत वगैरह चलता था और नाटक शुरुआत होती थी। तो एक उसमें सीन था, अंतिम दृश्य था। वो अंतिम दृश्य ये था
कि सदन का दृश्य था, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का जी। और उसमें सभापति बैठते थे जो स्पीकर होते थे। तो दोनों सदन लड़ते लड़ते, दोनों नेता लड़ते लड़ते वो कुत्ते की आवाज़ करने लगते थे और वो जो सभापति होते थे वो कुर्सी पर बैठ जाते थे और यूं ऐसे से करते थे। तो उसी सदन में से एक चप्पल फेंका जाता था। तो वो रिफाइनरी में मार्केट जो है वहाँ प्रस्तुति हो रही थी, उस रोल को अवधेश जी करते थे जी। तो अवधेश जी संभवतः पान खाने चले गए, नाटक यहाँ शुरू हो गया। तो भाई अब वो सीन आ गया, मैं था बैठा हुआ उसमें संगीत मंडली में, अपना गांधी अपना देश गीत गा रहा था। तो हरीश ने मुझे इशारा किया कि आ जाओ ना, मौका है तुम्हारे पास। और मैंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अवधेश जी का रोल मैंने कर लिया। और वो प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। बाद उन्होंने कहा कि आए रे हमारा रोल के कर लगे, तो लोगों ने कहा कि दीपक कर लिया ये रोल आपका। मुझे डर लग रहा था कि उनमें कहीं मेरी पिटाई नहीं हो जाए, अवधेश जी इतने बड़े रंग निर्देशक हैं और उनका मैंने किया। तो मेरी जो स्टार्ट है वो एक एक्सीडेंटल स्टार्ट है आधुनिक रंगमंच में जी। और फिर लगभग 89 में मुझे एक मौका मिला, बहुत ज़बरदस्त मौका, जब बर्तोल ब्रेक्ट का नाटक थ्री पेनी ओपेरा, जिसका कि दो कौड़ी का खेल नाम से नाटक हो रहा था, अरविंद सिन्हा के नाम के निर्देशन में उन्होंने मुझे रोल दिया। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है जी। और यहाँ जब मैं रंगमंच कर रहा था तो उस दरमियान श्री राम सेंटर में भी एक आया, स्थिति बनी कि मैं जाऊं लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि घरेलू कुछ मामला था। बहुत लंबी कहानी है और उतनी लंबी कहानी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। जी। और मेरी जो कहानी है, मेरा साक्षात्कार है उसके जेएनयू के हमारे एक साथी हैं रिसर्च होल्डर अजय शर्मा, उन्होंने उसको डाला भी है। यहाँ महेश सर जीडी कॉलेज में थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उनकी भी किताब में मेरी वो आत्मकथा तो नहीं, मैंने मेरी कथा उसमें बिल्कुल है। तो ये हमारा रहा है रंग जीवन बहुत शॉर्ट में। इसके साथ साथ एक बार जब मैं पीजी कर रहा था पटना यूनिवर्सिटी से फिलोसफी से, तो उस समय में दिल्ली पटना दूरदर्शन से मुझे एक आया कि भाई एंकरिंग करना है आपको जी। तो वो विषय था राजनीति और अपराधीकरण और छात्र जीवन जी। तो उस पर मेरा एंकरिंग हुआ और उसकी प्रस्तुति हुई। फिर बीच में सुधांशु रंजन जो है दिल्ली दूरदर्शन के, तो उनकी एक फिल्म बन रही थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो उन्हें मुझे ऑफ़र किया कि दीपक इसमें असिस्ट करो तुम। महिला जागरण पे वो था तो उसको मैंने उसका असिस्ट किया। तो इस तरीके से चलता रहा, कारवां चलता रहा। और दीपक जी, तो अभी तक आपने कौन कौन से नाटक किए और जो आपकी सबसे लोकप्रिय नाटक जिसमें आपने अभिनय किया है वो मुझे बताएं। नाटक तो बहुत हमने किया, मतलब अभिनय तो शुरुआत तो हमारी तो अभिनय से ही हुई जी। उसके बाद फिर निर्देशन की ओर हम गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित मुझे किया वो नाटक मेरा था आषाढ़ का एक दिन। मेरा वो ड्रीम प्ले भी था जी। और मैं आपको बता दूं कि आषाढ़ का एक दिन मैंने 3 बार उठाया, उसकी 2 बार मैं फ्लॉप कर गया जी। और नीतू उस समय थी, बहुत अच्छी अभिनेत्री बेगूसराय की थी और फिल्म में काम कर रही है। तो पहली बार जब मैंने आषाढ़ का एक दिन उठाया, उसका रिहर्सल मैंने शुरू किया, तो नीतू की उम्र मुश्किल से 15 या 16 की होगी जी। तो मैं कर रहा था रिहर्सल और सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था कि कहाँ मल्लिका होगी और कहाँ कालिदास है, तो उसकी मैच्योर्ड पात्र है। तो मैंने उसको बंद कर दिया। फिर 2 साल के बाद मैंने उठाया जी। फिर मुझे लगा कि ना अब अभी भी मामला वो नहीं बन रहा है जी। उसके बाद फिर लगभग 4 साल के बाद, मतलब लगभग वो 7 साल 8 साल के अंतराल में वो नाटक हमारा हुआ और वो बहुत ज़बरदस्त प्रस्तुति हुई थी जी। तो वो प्रस्तुति मुझे यादगार है और इसकी चर्चा नेमीचंद्र जैन ने भी अपनी जो पत्रिका है उसमें उन्होंने किया था जी। जन संस्कृति मंच ने आषाढ़ का एक दिन किया है जी। तो ये मेरे जीवन का बहुत अनमोल रहा है। और एक और नाटक मेरा रहा है टोबा टेक सिंह जी। जो सादर से मंटो का नाटक है। उसकी लगभग मैंने जब मैं इप्टा में था और फिर जसम में भी आया, तो उसकी प्रस्तुति मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा प्रस्तुति हमने उसकी की। मैं लड़कों भारत के विभिन्न कोने में जाके उसकी प्रस्तुति हुई। तो ये 2 जो नाटक मेरे लिए है
और एक और नाटक जो बहुत मुझे स्पेस दिया, वो बाबा नागार्जुन पर जो मैंने काम किया है, हरिजन गाथा, और उसमें वो कोलाज है, कई एक कविताओं का वो कोलाज है, उसकी मुझे बहुत मुझे इज्जत मिली, प्रतिष्ठा मिली। और मुझे याद है कि मैं दिल्ली में उसका मंचन कर रहा था खुले ऑडिटोरियम में जी। और वहाँ जो मुझे उसका जो मिला, फिर मैंने बाबा नागार्जुन के गांव में जाकर उसकी प्रस्तुति की। वाह। और फिर और मेरी एक पता नहीं क्यों रहा है कि कोई कवि की कविता का मंचन अगर करूँ तो उनके गांव में जाके करूँ। और फिर धूमिल की कविता, उसका मंचन हमने उनके गांव में जाके किया, खेवली में, बनारस में जाके किया जी। तो इस तरीके से ये 2-3-4 जो नाटक है, नाटक तो बहुत हुआ। गगनम बाज्यो हमने किया, हमारा नाटक फंदी था शंकर शेष का। लगभग मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा नाटकों का तो मैंने इसका निर्देशन मैंने किया जी। तो अभी तक जहाँ निर्देशन की बात है, तो ऐसी आपकी कौन सी नाटक है, काफ़ी चर्चित नाटक, जिसका आपने निर्देशन किया है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं मेरी कुछ भी अगर पहचान बनी जी। तो वो पहचान बनी हरिजन गाथा से, क्योंकि कविताओं को लेकर मैं काम कर रहा था जी। और कविताओं पे काम होना बहुत मुश्किल होता है, तो वो पहचान मुझे हरिजन गाथा से मिली। इसके अलावा जो पहचान आप कह सकते हैं कि वो आषाढ़ का एक दिन, उसने मुझे बहुत स्थापित किया कि एक रियलिस्टिक फॉर्म का मोहन राकेश का नाटक, और उसको बेगूसराय में उस समय के युवा रंगकर्मी के रूप में जाना जाता, तो अब तो कुछ उम्र का प्रभाव है तो उस दौर में उसने मैंने किया। फिर गगनदमा बाज्यो जो भगत सिंह पर था, तो वो भी मुझे बहुत प्रभावित किया, उसको भी करने मुझे बहुत मज़ा आया। दीपक जी, मैं जानना चाहूँगी कि अभिनय और निर्देशन मूल रूप से इन दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर क्या अंतर हैं? देखिए, यो दोनों में क्या है ना कि जहाँ तक निर्देशन का मामला है जी। एक निर्देशक अगर होगा तो उसके पास कोई डिवाइस होगा, उसकी परिकल्पना बहुत ठोस होगी, वो इमेजिन अगर करेगा, उसके पास इमेजिन करने की क्षमता होगी, तभी वो निर्देशन कर सकता है। बिल्कुल। और उसके पास रेखांकन जो होता है ना, रंगमंच का रेखांकन, जो लाइनिंग आप कह सकते हैं, उस लाइनिंग की जानकारी उसको होगी। साथ ही पूरे स्क्रिप्ट जब वो पढ़ता है, एक निर्देशक, जब मैं भी पढ़ता हूँ किसी स्क्रिप्ट को, तो मेरे दिमाग में ये बात चलने लगती है कि ये जो पात्र है, अगर आषाढ़ के दिन में पढ़ रहा हूँ तो कालिदास का रोल कौन कर सकता है मेरी टीम में, वो छवि आ जाती है, वो छवि आने लगती है। और फिर विलोम का रोल कौन कर सकता है, कभी ऐसा लगता है कि वो विलोम का रोल दीपक सिन्हा को ही करना चाहिए, मुझे खुद ही करना चाहिए, और कालिदास का रोल सचिन ही करें। तो इस तरीके से इमेजिन बनने लगता है आपका, और एक रेखांकन बनता है। तो कल्पनाशीलता जो आपकी है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अभिनय का जहाँ तक मामला है, तो एक अभिनेता को की पहली शर्त ये होगी कि वो अनुशासित होगा, और अनुशासित होगा, वह भी कल्पनाशील होगा, लेकिन अपने पात्र को लेकर। तो आप कह सकते हैं कि दोनों में अंतर ये है कि निर्देशक एक ब्रॉड सेंस में सोचता है, उसका कैनवास बड़ा होता है, और अभिनेता का कैनवास सिर्फ अपने पात्र तक रहता है। वो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, उसके पास भी कैनवास बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसकी वो मजबूरी है कि एक अभिनेता आत्ममुक्ता का शिकार होता है, और उसको कभी कभी होना भी पड़ता है, होना चाहिए भी। तो ये दोनों में समानता है कि दोनों इमेजिन करते हैं। अंतर ये है कि वो थोड़ा सा सीमित है दायरे में उसका कैनवास, और निर्देशक का बड़ा कैनवास। जी। आप पेशे से वकील हैं, तो बतौर पेशा वकालत को ही आपने क्यों चुना? ये भी एक घटना है जी। घटना यूँ है कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि श्री राम सेंटर में मेरे जाने की इच्छा थी, या फिर पत्रकारिता की ओर में जा रहा था, चूँकि दूरदर्शन पटना में आ चुका था। लेकिन और इधर मेरा नाटक लगातार हो रहा था, मैं पटना में था, पटना से लौट के मैं चला आता था, वहाँ की पढ़ाई छोड़ के भी भाग आता था, और यहाँ नाटक में इफ्ता में करता रहता था जी। लेकिन पूरा इन्वॉल्व में हो चुका था नाटक में। उसी समय मेरी माँ गुजर गई, दिवंगत हो गई। और मेरी माँ को यह लग रहा था कि पढ़ने में तो है बढ़िया, चूँकि मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था एमए में भी, लेकिन ये नाटक में ज़्यादा जा रहा है। शायद उनके दिमाग में कुछ बात चल रही थी, क्योंकि वो बीमार चल रही थी, और मेरे घर में मेरे भाई थे, मेरी बहन उसमें अनमेरिड थी। तो
लॉ की पढ़ाई के लिए कि मैं कैसे लॉ पढ़ूं, तो उन्होंने एक वो साजिश शब्द कहना उचित नहीं होगा लेकिन मुझे लगा कि वो साजिश ही है मेरे साथ, लेकिन वो पॉजिटिव रहा बाद में, कि उन्होंने मेरी सिस्टर को कहा कि तुम लॉ की पढ़ाई करो। और वो जब उसका एडमिशन हुआ तो मुझे लगा कि भाई ये मेरी छोटी बहन है, वो लॉ कैसे पढ़ लेगी, तो मैं भी पढ़ूंगा, और मैंने लॉ की पढ़ाई की। और आपको मैंने ये बड़ा गंभीर होकर ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा लॉ का रिजल्ट निकला और मेरी माँ गुजर गई, और जब मेरी माँ गुजर गई तो मेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था, चूँकि मुझे लगा कि मेरा जो तीनों भाई है, मतलब 3 भाई में 2 भाई जो मेरा छोटा है, वो उसकी पढ़ाई चल रही थी, मेरी सिस्टर की शादी उसकी होने वाली थी, तो पापा अकेले हो गए थे, तो मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा। और मेरे पापा चूँकि यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, प्रभाकर प्रसाद वर्मा, तो मुझे लगा कि अब मुझे अब पापा को के साथ आना चाहिए। और तब मैंने पापा के साथ आया, और फिर मेरे जितने भाई थे बहन थे, ये सबकी शादी हुई, सारे लोग अपने स्टेप्स किए। लेकिन मेरे दिमाग में तब ये बात आई कि मैं अब अपने एक रूटीन लाइफ बनाऊंगा कि न्यायालय में जब रहूंगा तो मैं रंगमंच की बात नहीं करूंगा, न्यायालय से निकलूंगा तो फिर मैं न्यायालय की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल। और बिल्कुल बेगूसराय में अपना एसेट तैयार करूंगा, और आज एसेट तैयार है हमारा। जी दीपक जी, जहाँ तक अभी देखा जा रहा है कि पहले कलाकारों की कमी नहीं थी, ढूंढने से मिल जाते थे, और आज के दौर में कलाकार ढूंढने से नहीं मिलते, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, नहीं मिलते। तो इसकी वजह क्या है? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि पहले जो लड़के थे वो ग्रेजुएशन तक आपके पास रहते थे, जो शिक्षा नीति और जो रोजगार और बेरोजगार का जो मामला था वो, तो आपके पास लड़के बीए तक रहते थे। तो बीए तक रहते थे तो मान के चलिए आपकी उनकी उम्र उस समय में लगभग 19-20 साल तक, 20 साल तक वो आपके पास रहते थे। जी। अब क्या हुआ कि लड़के जैसे 10th पास करते हैं तो उसके बाद उनको कभी कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करनी है, वो यहाँ से छूटते हैं, वो चले जाते हैं। तो जो शौकिया रंगमंच लड़के करते थे, एक्चुअली जो रंगमंच चलता है ना वो शौकिया रंगमंच से चलता है, एमेचर ग्रुप ही स्टार्ट होता है और वो बाद में आप प्रोफेशनल उसको भले बना लें। तो शौकिया रंगमंच की शुरुआत जो है वहाँ से वही, तो एक ये कारण है, इस कारण से कि लड़के अब टिक नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन का मामला है। दूसरा कारण क्या है कि बेरोजगारी है। अब लड़के गार्जियन चाहते हैं कि तुरंत वो इसमें आ जाए। और तीसरी बड़ी बात है कि प्रोफेशनल जो हुआ है तो लड़के को यह नहीं पता है कि रंगमंच क्या है, इसको नहीं जान रहे। वो जान रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो मुझे 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया मिलेगा। उसकी गंभीरता से हमारे जो भी सीनियर हैं, चाहे मैं भी उसमें दोषी हूँ, हम अपने लड़कों को यह नहीं बता पा रहे हैं कि रंगमंच है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा नहीं लीजिए, रंगमंच में सरकार पैसा अगर दे रही है तो अब लीजिए पैसा, लेकिन रंगमंच की गंभीरता, उसका उद्देश्य, उसको बताना हम सीनियर्स का काम है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल में, कॉलेज में बच्चों से नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, हमारा प्रचार तंत्र लड़कों को लाने में नहीं काम कर रहा है। हम आए दिनकर में बात किए, बात खत्म। तो मेहनत जो पहले होती थी, अभी मैं जो कार्यक्रम अभी कर रहा हूँ फेसबुक पेज पर, तो मैंने कोशिश की कि बेगूसराय के जो पुराने टी.एन. गुप्ता हों, अवधेश जी हों, पतंग जी, सबकी राय ली जाए कि कैसे उन्होंने रंगमंच की शुरुआत की। तो उन्होंने कहा, टी.एन. गुप्ता ने कहा कि कॉलेज में पहली प्रस्तुति हुई थी, महिला कॉलेज में पहली प्रस्तुति हुई थी जुलूस नाटक का, और उस समय में पूरा प्रचार हुआ था, घर घर जाके कर रहे थे, रात भर लोग पोस्टर साट रहे थे पूरे शहर में। तो ये खत्म हो गया। अब इंटरनेट का जमाना है तो सारे लोग इंटरनेट पर देखे, फेसबुक देखे, बात खत्म है। तो गंभीरता नहीं है। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, इसकी शुरुआत हमें घर से करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर महिला रंगकर्मी नहीं आती है तो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं अपनी मेरी बच्ची अभी क्लास 8 में पढ़ती है, मैं चेकअप की कहानी कर रहा था, मुझे लड़कियों की दिक्कत हुई, मैंने उससे कहा कि बेटा तुम आओ, और उसने मेरी बात को माना, वो रोल गई। मेरी पत्नी ने रोल किया। मैं आषाढ़ के दिन कर रहा था, प्रियंगू मंजरी नाम की वो पात्र थी, लड़की इलाहाबाद की थी, वो एक रिश्ते में आई थी रति के यहाँ और कोमल के यहाँ। वो अचानक से उसको जाना पड़ गया, और प्रियंगू मंजरी का मैंने संवाद नहीं दिया था, सिर्फ उसकी एंट्री में दिखाता था।
और मेरे लिए संकट था। और मेरी शादी उस समय 2 साल पहले हुई थी मात्र। मेरा चारू जो अभी रंगमंच कर रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो उसमें गोद में था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मल्लिका, मैंने आपको नहीं बनाया, प्रियंगो मंजरी आप बन जाइए। और वो प्रियंगो मंजरी बनी थी। बाद में कई एक नाटक में वो आई हमारे साथ। तो आपको घर से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। अवधेश जी ने अपने घर से शुरुआत की, पतंगी ने अपने घर से शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू ले रही हैं, आप भी रंगमंच की दुनिया से ही आप आई हैं। आपके पूरे परिवार तो रंगमंच में रहे हैं, संगीत में रहे हैं, तो इसलिए अपने घर से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जहाँ तक अभी अमेचर ग्रुप की बात हुई, तो आप भी एक अमेचर ग्रुप चला रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी संस्था जो चल रही है वो सरकारी अनुदान से चल रही है, तो अभी इस अर्थ युग में अमेचर ग्रुप चलाना कितना कठिन है? हाँ, कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि रंगमंच के लिए एक आपको अलग से एसेट तैयार करना पड़ेगा। दीपक सिन्हा अगर रंगमंच कर रहा है 30 साल 35 साल से, तो उसमें जो 20 साल का इसका जो एक्सपीरियंस है न्यायालय का, वो काउंट कर रहा है। क्योंकि मेरा वो एक जबरदस्त आधार बना है, एक आर्थिक आधार बना है। मैं अपने जो हमको जो जानने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो या जो हमारे क्लाइंट भी हैं, मैं उनसे भी चंदा ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, फीस में तुम गड़बड़ कर देना बाद में, लेकिन अभी चंदा दे दो, तो मैं उसको ले लेता हूँ। लेकिन एक मेरा ये एसेट है कि मुझे रोटी की ज़रूरत रंगमंच से नहीं है। मैं रंगमंच को जिंदा रखने के लिए अपने पॉकेट से ही पैसा दे देता हूँ। तो सालाना हमारा जो नुक्कड़ लाइव फेस्टिवल होता है, मैं सालाना पैसा देता हूँ। मेरी घरवाली ये कहती हैं कि आप कभी कभी उन्हें लगता है कि, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं रंगमंच नहीं करूँगा तो बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाऊँगा, फिर अब 1 लाख पता नहीं कितना पैसा खर्च होगा। तो अगर 15,000 में काम निपट रहा है, मैं अगर ठीक रहा हूँ, तो यही रहने दीजिए। तो ये सवाल है कि जो एमेचर ग्रुप है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, एक अलग अपने रंगकर्मियों को अलग से कुछ करना पड़ेगा ऐसे तैयार कर। तो शिक्षण से जुड़े या रंगमंच में ही कोई बनावे। जैसे बनारस में कला कम्यून एक संगठन बना था, उसमें भिन्न भिन्न विधा के कलाकार उसमें मौजूद थे। पेंटिंग के थे, नृत्य के थे, मूर्ति कला के थे। उन लोगों का काम था कि वो नाटक करते थे, गीत करते थे, वो आर्ट गैलरी लगाते थे। लेकिन कुछ जो कंपनियां थी, उस कंपनियां से वो बात करते थे कि आपका मैं प्रचार कर दूंगा और उसके लिए मैं वॉल लाइटिंग कर दूंगा, या उसके लिए मैं आपको पोस्टर निकाल दूंगा। उसे वो कमा लेते थे। अब वो कमा के फिर उसको इन्वेस्ट कर लेते थे नाटक में, अपनी जीविका भी चलाते थे। तो कुछ इस पर बैठ के बात नहीं हुई है। मैं आपके इस कार्यक्रम के बहाने ये अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि वो अलग से एसेट तैयार करें। जहाँ तक सरकारी पैसा की बात है, तो उसमें 2 कठिनाई है। एक तो ये कठिनाई है कि आपके पास अगर सरकारी पैसा नहीं आएगा, आप रंगमंच नहीं करेंगे। आपने देखा ही बेगूसराय में भी कि सरकारी पैसा भी फंड बंद हो गया था, तो रंगमंच बंद हो गया था। लेकिन हमारी टीम ने लगातार नाटक किया। इस लॉकडाउन में भी हमने किया नाटक, लाइव हमने शो किया। सारे टीम के लोग बंद कर दिए, पैसा नहीं आया तो एक ये खतरा है। दूसरा खतरा ये है कि आप सरकारी पैसा लेते हैं, लें, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लें तो अपने शर्त पर आप नाटक करें। बिल्कुल, आप सरकार के शर्त पर नाटक ना करें। रंगकर्मी इतना मजबूत होता है ना कि वो सरकार नहीं, अपने बल पर वो नाटक करेगा। वो करेगा बगिया बादशाह, वो करेगा 2 कौड़ी का खेल, वो करेगा हरिजन गाथा, वो करेगा ब्रेथ का नाटक, वो करेगा बादल सरकार का नाटक। वो क्यों करेगा इस तरीके का नाटक जिसमें कि धर्म आडंबर की बात होगी? वो नहीं करेगा, वो अपने शर्त पर नाटक करेगा। तो इसके लिए आपको जज्बा तैयार करना पड़ेगा, आपको दम दिखाना पड़ेगा और गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तब आप कीजिए नाटक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, और मैं जनता से पैसा लेके करता हूँ, गाँव में जाके नाटक करता हूँ, पॉकेट से पैसा लगाता हूँ, तो ठीक है। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि सरकारी पैसा अगर आप ले रहे हैं तो अपने शर्त पर नाटक कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जहाँ तक देखा गया है, जहाँ तक मैं देखी हूँ कि अगर टाउन हॉल वगैरह में अगर रंगमंच होता है तो वहाँ पे दर्शकों की काफ़ी कमी होती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, दर्शकों की जो कमी हुई है ना, उसमें क्या हुआ कि एक दौर था जब हम लोग नाटक कर रहे थे। मुझे याद है कि गगन बाजियो नाटक हो रहा था जी, और उस नाटक के समय में क्वार्टर फाइनल क्रिकेट का मैच का चल रहा था, वर्ल्ड कप का।
जी। और बावजूद लोग पूरी संख्या में वहाँ आए थे देखने के लिए। तो वो नाटक जो उस समय हो रहा था, नाटक सीधे तौर पर मास को अपील करता था। बाद के दिनों में डिजाइन और डिवाइस में नाटक ज़्यादा फंसा। जी। मैं भी फंसा था देख के। मुझे लगा कि जो अभी नए प्रयोग हो रहे हैं, अगर मैं उस नए प्रयोग में नहीं जाऊंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। और मुझे लगा कि नहीं, डिजाइन और डिवाइस में जाना चाहिए। तब मैंने मुक्तिबोध के की लंबी कविता अंधेरे में की प्रस्तुति मैंने डिजाइन डिवाइस में कर दी। लेकिन बहुत मुझे संतोष नहीं हुआ। तो जो आप डिजाइन डिवाइस में नाटक करते हैं, एक तो ये कठिनाई है कि दर्शक आपके नाटक को सीधा नहीं समझे जी। तो दर्शक नहीं आएगा। दूसरी दिक्कत क्या हुई कि जो आप नाटक के लिए जो बाजार में मोहल्ले में जाके चंदा करते थे 2 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए, वो बंद हो गया। वो आपका दर्शक होता था। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता था ना, आप जाते थे, उसको लगता था अच्छा दीपक जी आए हैं, ये टीम आ गई है, तो भाई खुद से आए थे, उसको 10 रुपया, अगर वो 10 रुपया दिया ना आपको, तो उसको लगता है कि मैंने दिया कुछ तो मैं लूंगा। बिल्कुल। मैंने दिया तो लूंगा। और उसको लेने के लिए वो आते थे, लेकिन लेने के लिए आते थे तो वो तो हम अपनी चीज उनको देते थे। हम सामाजिक सौहार्दता की बात करते थे, हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते थे उस नाटक में, हम गरीबी और अमीरी के दूरी को खत्म करने की बात करते थे, वो उसको लेके जाते थे। तो ये एक कठिनाई जबरदस्त हुई डिजाइन डिवाइस। दूसरा क्या हुआ कि इंटीमेट जो थिएटर है, इंटीमेट थिएटर वो इस रूप में, जैसे कि अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो दर्शक 10 ही बैठेंगे। अभी तो खैर सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही थी, मजबूरी है, प्राकृतिक मजबूरी है। लेकिन उस समय लोगों ने इसको किया कि इंटीमेट थिएटर किया जाए, तो 10 ही लोगों को बुलाया जाएगा। अब हो ये रहा था कि जो जनरल हमारे जो दर्शक थे, जिनको कि पता था कि बैनर लग गया तो देखना है, वो आ जाते थे। उनको रोका गया कि नहीं, अब तो 35 आदमी का ही ये जगह है, आपको नहीं आना है। वहां उस दर्शक ने देखा कि वहां कारें लगी हुई हैं, वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। उससे उनको घबराहट हुई। अब मान के चलिए एक बात, मैं एक उदाहरण देता हूं कि मॉल में कौन जाते हैं? मॉल में जाते हैं जिनके पास पैसा है। लेकिन जो गांव के जो हमारे हैं वो मॉल में नहीं जाते हैं। मॉल वाला अगर बाहर में है, एक चौकी पर कुछ कपड़ा लगा दिया है, तो उसको खरीद लेते हैं। बिल्कुल यही फर्क था कि हमारा जो दर्शक था, अपना दर्शक, वो दर्शक इसलिए चला गया कि उसे लगा कि वहाँ कार वाले जा रहे हैं, उसे लगा कि वो एलिट वर्ग के जा रहे हैं लोग, अब मेरा थिएटर नहीं रहा। और इस बात को आज वही निर्देशक और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। हम लोग गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे नए दर्शक को जोड़ा जाए। जी दीपक जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने हाल फिलहाल में ही नाट्यशास्त्र से पीजी किया है, जिसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो फिर नाट्यशास्त्र से पीजी करना, इसके पीछे की क्या वजह है? हाँ, वो है क्या कि चूँकि 20 साल 25 साल पहले मैंने फिलोसफी से किया पटना यूनिवर्सिटी से, तो उस समय दिमाग में था कि IAS बनूँ। और घर से भी दबाव था, BPSC का एग्ज़ाम भी मैंने दिया, PT मेरा 3 नंबर से छूट गया। फिर जो मैंने कहा घटना माँ के साथ हुई, तो फिर आ गया, रंगमंच करने लगा। तो रंगमंच जब मैं कर रहा था, तो मेरे ख्याल से मेरे साथ काम करने बेगूसराय में जितने रंगकर्मी हैं, जो भी स्थापित रंगकर्मी हैं, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, ये जोन, पटना, ये जोन में बहुत सारे साथी जो हैं जो हमारे निर्देशन में काम किए हैं। मैं घूम के मैंने काम किया और लोग भी यहाँ आके काम करते हैं। तो उन लोगों से मेरी बातचीत होती थी। तो बहुत दिनों के बाद फिर PG की पढ़ाई शुरू हुई। तो हमसे सीनियर बैच के, जो मेरे सीनियर बैच के जो लोग थे, तो बेगूसराय से बहुत सारे लड़के वहाँ थे। तो उनको जब नोट्स की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे पास आते थे, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में, नाटक पढ़ने लिखने में मेरी इच्छा रही थी और मैं स्क्रिप्ट बहुत पढ़ रहा था। और इसी कारण से मैंने माइलस्टोन प्ले इसलिए किया, कमज़ोर टीम से भी, कि लोग कम से कम जाने कि अलबेर कामू का कोई नाटक है, लोग यह जाने कि मोहन राकेश का कोई नाटक है, लोग यह जाने कि ब्रेथ का नाटक मदर करेज है, इसको लोग जाने कम से कम। तो इसलिए मैंने उस दौर में बड़े बड़े नाटकों की प्रस्तुति की। तो और लगातार मैं नाट्य सिद्धांत को पढ़ भी रहा था, लेकिन मिसिंग था, चीज़ें छूटती थीं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सैद्धांतिक तरीके से मुझे लगता है कहीं छूट रही है। लेकिन फिर भी जो हमारे सीनियर लड़के थे तो मेरे पास आते थे, चूँकि वहाँ सीनियर जो थे, यहाँ तो बहुत जूनियर हमसे थे, तो वो आते थे
तो उनसे मेरी बात होती थी। अवध बालक जो बहुत अच्छा अभिनेता है, तो ये लोग मेरे पास आते थे कि भाई इस पे थोड़ा मुझे बताइए आप। जी। तो मैं बता रहा था। तो एक दिन हरिशंकर ने कहा, हरिशंकर गुप्ता आपके यहाँ भी आए थे, जी। उन्होंने कहा दीपक दा आप जब सबको बता ही देते हैं तो कर क्यों नहीं लेते हैं जी। पीजी। तो मैंने कहा कि भाई हाँ ये तो बात है, तो मैं पीजी कर लूँ। तो मैं चला गया पीजी करने। मेरे साथ सचिन थे, एक अविनाश था और विपुल अवधेश जो है गायक, कुछ लोग चले गए वहाँ पीजी करने के लिए। तो पीजी करने के लिए गए तो वहाँ एचओडी लगभग मेरे उम्र की थी, तो मुझसे थोड़ी बड़ी होंगी, सीनियर थी। उन्होंने कहा कि दीपक जी आप आए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो अब आया तो मुझे करना है। और फिर मैं वहाँ करता गया और मैं वहाँ जाके, और यहाँ मैं छोड़ देता था कोर्ट 10-10 दिन, एक सप्ताह। मैंने पिताजी को के हवाले वतन साथियों कर दिया कि आप देखिए हमारा काम यहाँ कानून का काम, मैं वहाँ नाटक करूँगा। और मेरी पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मैं वहाँ गया और नाटक में लगातार कर रहा था। और अंतोगत्वा मैंने बेगूसराय के लिए गोल्ड मेडल लाया पहली बार। हालांकि टॉपर इससे पहले हुए, अवधेश जी यहाँ से हुए टॉपर, मोहित टॉपर हुए, लेकिन गोल्ड मेडल का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ। उस समय के जो गवर्नर थे लालजी टंडन जी, उनके द्वारा मुझे। बेगूसराय के लिए काफ़ी गर्व की बात। हाँ, ये तो जो भी हो इस उम्र में ही सही, मैंने ला के बेगूसराय को दिया वो गोल्ड मेडल। दीपक जी आप लेखक और कवि भी हैं, तो मैं चाहूँगी अपनी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाएं। कविताएं तो मैं बहुत पहले से लिखता रहा हूँ, और नई कविता खास करके जी। देखता हूँ कुछ फेसबुक पे कुछ मिले बोले तो उसको मैं चेक करूं। हाँ, एक कविता है, छोटी सी कविता एक है, 2018 की कविता है। मैं थके पाँव तुम्हारे दहलीज पर खड़ा हूँ जी। मैं थके पाँव तुम्हारे दहलीज पर खड़ा हूँ, तुम आओ प्रिय। थोड़ा सा रोमांटिक कविता, चूँकि मैं तो क्रांतिकारी कविता पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा रोमांस में जाना चाहिए और सारी चीज़ों को थोड़ा सा सिमटना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ साथियों कि मैं थके पाँव तुम्हारे दहलीज पर खड़ा हूँ, तुम आओ प्रिय। सुसुम पानी के साथ तुम आओ प्रिय, सुसुम पानी के साथ तुम आओ प्रिय। इसी बहाने तुम्हारे मेहंदी सजे हाथ को एक बार देख तो लूँगा जी। इसी बहाने तुम्हारे मेहंदी सजे हाथ को एक बार देख तो लूँगा। मेरे पैर थके हैं प्रिय, मेरे पैर थके हैं प्रिय, पर मन नहीं थका है। मेरे पैर थके हैं प्रिय, पर मन नहीं थका है। कहते हैं मन का थकना अशुभ माना जाता है, कहते हैं मन का थकना अशुभ माना जाता है, और मुझे अशुभ शब्द से डर लगता है, और मुझे अशुभ शब्द से डर लगता है। अशुभ होगा तो तुम्हारे मेहंदी के रंग उड़ जाएंगे, अगर अशुभ होगा तो तुम्हारे मेहंदी के रंग उड़ जाएंगे। रंगों का उड़ना अपशकुन माना जाता है, बिल्कुल रंगों का उड़ना अपशकुन माना जाता है। तब हमारे देश का राजा मन की बातें करना बंद कर देगा, तब हमारे देश का राजा मन की बातें करना बंद कर देगा। तब प्रिय मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये एक छोटी सी कविता, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविता। एक और 4 लाइन की कविता, तुम उदास हो, तुम उदास ही रहो। थोड़ा कंट्रास्ट, तुम उदास हो, तुम उदास ही रहो। लोग तुम्हारी उदासी का कारण ढूंढते रहें, और मैं लोगों की व्यस्तताओं के बीच तुम्हारी उदासी के दहलीज पर हल्दी लगे पैर। फिर से मैं पढ़ता हूँ, तुम उदास हो, तुम उदास ही रहो। लोग तुम्हारी उदासी का कारण ढूंढते रहें, और मैं लोगों की व्यस्तताओं के बीच तुम्हारी उदासी के दहलीज पर हल्दी लगे पैर कदम रख रहा हूँ। ये मेरी कविता। और एक नाटक, हाँ आप आगे कोई सवाल अगर हो तो। जी जी दीपक, जैसा कि मुझे पता है कि आप किसी विशेष पार्टी से भी जुड़े, राजनीति पार्टी से जुड़े हैं, तो आप वकील हैं, लेखक हैं,
कवि हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, तो ये सब करते हुए राजनीति में सक्रिय रहना कितना कठिन है? मुझे लगता है ना कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो राजनीति वहीं शुरू हो जाती है जी। अगर कोई कहता है कि मैं न्यूट्रल हूं तो न्यूट्रलिज्म भी एक राजनीति है, पॉलिटिक्स है। मैंने इस पर लिखा भी है कि आप बच्चा का रोना भी एक राजनीति है और बच्चे को चुप कराना भी एक राजनीति है। बिल्कुल। राजनीति को आप सीधे किसी मतलब सरकार बनाने और उसको बिगाड़ने से ना लें। राजनीति का काम यह है कि जो समाज के लिए काम कर रहा है वो भी राजनीति है। आप भी जो अभी मेरा इंटरव्यू ले रही है, एक राजनीति है और ये राजनीति शकुन के लिए है, शुभ के लिए है, किसी बेहतर चीज के को पाने की इच्छा के लिए राजनीति है। तो अगर आप कोई नाटक भी करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल चीज ही आती है। तो राजनीति कोई अलग है नहीं, लेकिन यह बात जरूर है कि एक व्यक्ति कौन कौन सा काम करे जी। तो वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने चीज़ों को वो सजा लेता है जी। और उसमें कैसे उसके परिवार के लोग उसको मदद भी करते हैं। तो बस उस चीज़ को मैं सजा लेता हूँ और फिर मैं जब ज़रूरत पड़ती है तो राजनीति के मंच पर भी भाषण दे आता हूँ, यहाँ से लेके इलाहाबाद और दिल्ली तक। और नाटक भी करना होता है तो इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक मैं चला जाता हूँ, त्रिपुरा चला जाता हूँ, बंगाल चला जाता हूँ। तो ये है, अपने तरीके से सजाने की ज़रूरत है और मुझे उसमें मज़ा आता है। जब मैं नाटक करता हूँ तो अगर मैं विलोम का रोल करता हूँ तो मुझे लगता है कि विलोम एक राजनीतिक व्यक्ति था। वो अगर मल्लिका से प्यार कर रहा था तो उसे इस राजनीति के बारे में जानकारी थी कि कालिदास मल्लिका को छोड़ के जाएगा, वो सत्ता को हासिल करने के लिए जाएगा, ये विलोम को पता था। तो उसमें राजनीति है, तो आप राजनीति से अलग नहीं हट सकती। कोई कहता है कि मैं राजनीति नहीं करता हूं तो वह भी राजनीति कर रहा है समाज के साथ और बहुत गहरी साजिश के तहत वो राजनीति कर रहा है। तो राजनीति कहीं अलग से है नहीं, राजनीति हमारे और आपके बीच हमेशा मौजूद है। बिल्कुल। दीपक जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि बेगूसराय की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अन्य जगहों के अलावा बेगूसराय की राजनीतिक जो स्थिति है बहुत सौहार्दपूर्ण है। यहाँ टेरर नहीं है, आतंक का माहौल नहीं है जी। और उसका कारण ये हो सकता है कि बेगूसराय की जो जमीन रही है, राजनीतिक जमीन, वो बिल्कुल साम्यवादी जमीन रही है, मतलब वो जनवादी जमीन रही है। आप इसको महसूस करेंगे कि चाहे यहाँ के भाजपा के भी अगर कोई लीडर हैं तो उनका जो भाषण होता है ना, वो भाषण भी आपको लगेगा कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता है उसका भाषण करने का तरीका है वही है। तो यहाँ की मिट्टी, उस मिट्टी में जनवाद का है गुण, तो वो बार बार एक दूसरे को वो रोकता है, कटुता में आने से परहेज वो करता है। हालांकि इन दिनों कुछ मैं महसूस करता हूँ साहित्यिक मंच पर, सांस्कृतिक मंच पर थोड़ी वैचारिक भिन्नता के कारण लोग दूसरे से कटने लगे हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हैं, लेकिन बेगूसराय में ने हमेशा परिवर्तन लाया है, परिवर्तन किया है, नए नए प्रयोग से बेगूसराय गुजरा है और उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा ही होगा। चूँकि इस मंच पर मैं बहुत राजनीतिक बात नहीं करूंगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, और उसके लिए मेरे पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ जाके बात करूंगा। और आपको तो पता है कि मैं वामपंथी संगठन जो CPIML है, मैं उसके डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी मेंबर हूँ और जिस जन संस्कृति मंच की बात है उसका मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वो सारी बातें राजनीतिक उससे जोड़ती हैं एक जगह पर। तो लेकिन अगर कोई किसी दूसरे विचारधारा के साथी अगर काम कर रहे हों, चाहे वो भाजपा से भी हों, अगर वो रंगमंच कर रहे हैं तो उनका स्वागत है, मैं उनका स्वागत करता हूं और मेरी बहुत अच्छी उनसे मित्रता रही है, बहुत अच्छा मेरा संबंध रहा है, वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी उसको जो भी जूनियर लड़के हैं मैं उनको बहुत स्नेह देता हूँ। तो बेगूसराय में कटुता नहीं है जी। ये बात है कि बेगूसराय में अभी तक राजनीतिक रूप से कटुता नहीं आई है। मॉब लिंचिंग का मामला जो आप कह सकते हैं या ट्रोलिंग का जो मामला है वो उस पर अभी अंकुश लगा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बरकरार रहेगा। जी दीपक जी, मैं अंत में चाहूँगी कि आपकी जो खुद नाटक जो आपने खुद लिखा है उसके कुछ संवाद या फिर कोई इसमें गीत है तो वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ, मैंने कई एक नाटक लिखा है और पूर्णकालीन नाटक भी मैंने लिखा, कृष्णवाचा, फिर मुक्तिबोध की कहानी भी, ये सब मैंने लिखा। लेकिन एक
जो नाटक मैंने नाट्य रूपांतरण किया है, जी। बहुरा गोरुन जो बेगूसराय का फोक, ओरिजिनल फोक है, जी। तो उसकी प्रस्तुति मैंने कई जगह की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो लोक नाट्य समारोह होता है यूपी में, जी। वहाँ भी प्रस्तुति हुई। तो उस नाटक को मैंने लिखा, उसमें एक गीत था, वो पूर्वी जो है ना रेलिया बैरन, उस पर आधारित है, वो थोड़ा सा चलता है। कामा बैरन बवाल कियो जाए रे, कामा बैरन कामा बैरन कामा बैरन कामा बैरन कामा बैरन कामा बैरन बवाल कियो जाए रे, कामा बैरन नाक नयन है तीखा तीखा, नाक नयन है तीखा तीखा, होठ की लाली मीठा मीठा, देख लिया देख जिया ललचाए, कामा बैरन बवाल कियो जाए रे, कामा बैरन। ये कामरू कामाख्या में जब नटवा दयाल जाता है जी। तो वहाँ की जो तंत्र सीखने वाली है, जी। उससे उसका संवाद होता है, तो उस संवाद का है, उसी को मैंने इसमें रखा था। तो ये बहुत ही सुंदर, छोटा सा बहुत ही अच्छी रचना आपकी। दीपक जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, शुक्रिया जी। कहता है बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय, इस टाइटल के साथ आप देखें। कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। अपना जो यूट्यूब चैनल है, वो नाम है उसका स्टार ऑफ बेगूसराय। इस पे आप कार्यक्रम देखें, जो जिसमें कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। एंकर इसमें बहुत अच्छे हैं, और जो आने वाले साथी हैं वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, राजनीतिकर्मी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। आप निश्चित देखें ये। और उसी कार्यक्रम को फिर आप जो दूसरा एक फेसबुक पेज है, डॉक्टर रोशन कुमार, जो बहुत अच्छे ENT के स्पेशलिस्ट हैं, उनके नाम से वो फेसबुक चलता है। उसमें जो कहता है कि कहता है बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय, कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय, ये कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।